कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के टॉपिक के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ये हमारा यूनिट 1 का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज कोऑर्डिनेशंस। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशंस। दैट इज कोऑर्डिनेशंस। अगर हम कोऑर्डिनेशंस की बात करें, देन कोऑर्डिनेशंस को बोलते हैं तालमेल बनाना। कोऑर्डिनेशंस मीन्स दी तालमेल। अगर हम नॉर्मल वर्ड में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, देन कोऑर्डिनेशन मीन्स दी तालमेल, सभी चीज़ों के बीच में तालमेल बना के चलना। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे पीपल्स होते हैं, तो सभी पीपल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, सभी रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने को ही क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन या तालमेल बनाना, जिसके लिए कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेशंस। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशंस की, देन कोऑर्डिनेशंस मेक्स 2 + 2 5 पॉसिबल। ये 2 + 2 को 5 भी बना सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, अगर मिलके काम करे, तो हमारा डेफिनेटली आउटपुट जो होता है, वो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? हमारा आउटपुट ज़्यादा रहता है, अगर सभी रिसोर्सेज के बीच में प्रॉपरली क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? देन कोऑर्डिनेशन मीन्स रैपिड और दी तालमेल, सभी चीजों के बीच में तालमेल बनाने को, रैपिड एस्टैब्लिश करने को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? एक प्रोसेस। अगर आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज ए डैश, प्रोसेस है, एक्टिविटी है, देन कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यूस वे में काम किया जाता है। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखा जाता है, तभी हमारा आउटपुट जो होता है पॉजिटिव होता है। सो कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश अमोंग डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसके थ्रू क्या एस्टेब्लिश की जाती है? हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मीन्स अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी जो संबंध एस्टेब्लिश किए जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट पीपल्स में, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या किया जाता है? हार्मोनाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज भी किया जाता है, परचेज की एक्टिविटी भी की जाती है। परचेज करने के बाद, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसका प्रोडक्शन भी किया जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद उसकी सेल्स भी की जाती है। बट सेल्स के लिए हमें एड की भी नीड होती है, एडवर्टाइजमेंट की भी नीड होती है, HR पर्सन, पीपल की भी नीड होती है, जो हमारा HR डिपार्टमेंट हायर करता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है, और सभी एक्टिविटीज़ में, परचेज एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, HR, सभी एक्टिविटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, हार्मोनी बनाई जाती है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब देखिए, अगर हम बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला है 1000 यूनिट्स का। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट है, 1000 यूनिट को कैसे सेल कर पाएगा? जब ये परचेज डिपार्टमेंट को क्या बताएगा? अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। अगर ये या तो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा, इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर सके? उसको 1000 यूनिट को आगे सेल कर पाए। उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की नीड रहेगी, गुड्स को, यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगर रिलेशनशिप परचेज डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को अपनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बताएगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर पाएगा?
परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज कर पाएगा 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब सभी डिपार्टमेंट के बीच में परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट को क्या बताएगा, इतने मैन पावर की नीड है इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जब सभी यूनिट के बीच में एक रैपिड एस्टेब्लिश हो जाती है, एक हार्मोनी एस्टेब्लिश हो जाती है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाते हैं, सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं, थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहे परचेज हो, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, चाहे एचआर की हो, of the organization so that organizational objectives can be successfully achieved। सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। कोऑर्डिनेशन को हम ये भी नाम से बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो नोन एज दी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि सभी रिसोर्सेज के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाना। अगर रिसोर्सेज की बात करें देन रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन। सभी रिसोर्सेज के बीच में क्या बनाना, सिंक्रोनाइजेशन बनाना। अगर हमारे पास मैन पावर बहुत अच्छी है बट लेकिन मैन पावर क्या है, मटेरियल को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा, उनके बीच में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैन पावर का जो अच्छे से यूज, हमारे मटेरियल का अच्छे से यूज नहीं हो पाएगा विदाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैन एंड द मटेरियल। इसी तरह से मैन पावर एफिशिएंट नहीं है या मैन पावर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा मनी के साथ, मनी का किसी भी ढंग से यूज कर रहा है, मनी को वेस्टेज यूज कर रहा है, तो क्या होगा, इससे कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं बन पाएगा डिफरेंट रिसोर्सेज के बीच में। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज के बीच में क्या बनाना, सिंक्रोनाइजेशन या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रैपिड एस्टेब्लिश करने की एक प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अभी हमने मीनिंग देखा कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन के थ्रू एस्टेब्लिश क्या, कोऑर्डिनेशन के थ्रू सभी एक्टिविटीज के बीच में हार्मोनी एस्टेब्लिश की जाती है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या दी है, प्रेफरेंस दी है। अगर इंडिविजुअल की बात होगी तो हमारे कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं अराइज होगी। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसी डायरेक्शन में है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। यहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन की नीड वहीं अराइज होती है वेयर देयर इज अ नीड ऑफ द ग्रुप एफर्ट। अगर इंडिविजुअल्स की बात होगी, अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं देन देयर इज no need of coordinations because individual manage their activity by itself। वो खुद ही अपनी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर लेगा, खुद ही अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये सभी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, यूनिटी इंश्योर करता है। सो टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। सो डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में हमें क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में बात की, सेल्स डिपार्टमेंट को अपना ऑर्डर फुलफिल करना है 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट का, उसके अगर सेल्स डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो क्या कर पाएगा, अपनी 1000 यूनिट के ऑर्डर को इजीली फुलफिल कर पाता है। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट सो दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड, ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज ए कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली हमने मीनिंग में भी किया, कोऑर्डिनेशन हमारी क्या है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज इट इज नॉट ए वन जॉब फंक्शन। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ एक बार ही कोऑर्डिनेट करेंगे, या सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के साथ सिर्फ एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ही कोऑर्डिनेट करेगा या हार्मोनी अच्छी रिलेशनशिप बनाएगा। सिर्फ एक ऑर्डर के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ टाइम ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी लगातार चलती रहती है। सो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट ए वन शॉट फंक्शन। सिर्फ एक बार का फंक्शन नहीं है, एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहने वाली एक प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स द यूनिवर्सल, परवेसिव मीन्स द
यूनिवर्सल। जो कोऑर्डिनेशन है हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते, अगर हम बात करें हमारे बिजनेस की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन हमें बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमें बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी चाहिए, प्लस नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जहां बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होती वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम घर में देखें तो घर में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, गेम में देखें हर गेम्स में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम बात करें नॉन बिजनेस एक्टिविटीज की, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, अगर हम बात करें टाइम टेबल की इन स्कूल, टाइम टेबल इन स्कूल, ये भी क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन का ही एग्जाम्पल है। सभी टीचर्स को पता होता है कि ये उनका टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स क्या लेते हैं, अपना क्लास लेते हैं। अगर टाइम टेबल ही प्रॉपरली ना हो तो ये हमारा क्या होगा, मिस कोऑर्डिनेशन, वहां पे डी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो हमारी सभी, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, सभी एक्टिविटीज के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन सभी जगह रिक्वायर्ड होता है कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज द ऑल परवेसिव फंक्शन। इसी तरह अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की बात करते हैं, लेट्स क्रिकेट की, क्रिकेट के अंदर अगर हम देखते हैं सभी प्लेयर्स क्या होते हैं, अपनी प्री डिटरमाइंड पोजीशन पे खड़े होते हैं, जो उनकी जगह होती है वहीं पे खड़े होते हैं। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन है, सभी के बीच में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होता है कि यहाँ पे उन्हें खड़ा होना है, यहाँ पे इसको खड़ा होना है, यहाँ पे इसको खड़ा होना है, उसी के अकॉर्डिंग वो खड़ा होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के बीच में ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं, चाहे परचेज हो, परचेज, चाहे सेल्स हो, चाहे प्रोडक्शन हो, एचआर हो, एडवर्टाइजमेंट हो, सभी एक्टिविटीज के बीच में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी प्लेस, वेदर द बिजनेस और द नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। सो कोऑर्डिनेशन इज द परवेसिव फंक्शन। हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है, यूनिवर्सल एक्टिविटीज है हमारी कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सभी मैनेजर्स की हमारी कोऑर्डिनेशन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम बात करें मैनेजर्स के लेवल्स की, ऑलरेडी हमने चैप्टर्स में रीड किया हमारे कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, यस 3 लेवल्स। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड द लास्ट वन इज द लोअर लेवल। अगर हम डिफरेंट लेवल्स को देखें हमारे मैनेजमेंट के, तो हर लेवल पे हर लेवल्स के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे लेवल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, या अपने लेवल्स के डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी सुपरवाइजर हैं, उनके बीच में क्या करना, जितने भी पर्सन उस लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर, वेदर दे आर वर्किंग एट द टॉप लेवल, मिडल लेवल और द लोअर लेवल। लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मीन्स होता है जानबूझकर किया गया फंक्शन है, जानबूझकर एस्टेब्लिश किया गया एक फंक्शन है। ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेशन होता है जानबूझ के एस्टेब्लिश किया जाता है, अपने आप कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होता कोऑर्डिनेशंस, अपने आप कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होता कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशंस की, जैसे मैंने कहा टाइम टेबल, मैंने स्कूल के अंदर मैंने टाइम टेबल बनाया है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ये मैंने जानबूझ के एस्टेब्लिश किया है। जैसे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशंस की, देयर आर 2 कंसेप्ट, कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, there are 2 concept, one is the cooperation and other concept is the coordination. There are difference between the 2 concept, cooperation and coordination. मैंने कहा cooperate करना, cooperate, obviously मैं किसी के साथ cooperate करना चाहूंगी तो अपने अंदर से हमारा effortlessly create हो जाएगा, so it create effortlessly,
बट अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेट करना, मेरे को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हो सकता है मैं कोऑर्डिनेट ना करना चाहती हूँ, तो ये मेरा क्या होता है, इसके लिए मैं एफर्ट करने पड़ते हैं, ये जानबूझ के किया गया फंक्शन होता है, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन बट इट क्रिएट एफर्टलेसली। सपोज हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल के टाइम टेबल की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं स्कूल के टाइम टेबल की। जैसे मैंने कहा एक टीचर है, टीचर कोऑपरेट करना चाहता है, टीचर क्या करना चाहता है, कोऑपरेट तो करना चाहता है, मीन्स टीच बहुत अच्छा करना चाहता है, बट देयर इज नो टाइम टेबल इन स्कूल, देयर इज नो टाइम टेबल प्रिपेयर इन स्कूल, लेकिन कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इट मीन्स वहां पे क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर टाइम टेबल ही नहीं है तो क्लासेस नहीं लग पाएंगी। तो एक टाइम पे सपोज, इससे अदर एग्जांपल में हो सकता है टीचर पढ़ाना नहीं चाहता बट टाइम टेबल बना हुआ है, मीन्स कोऑर्डिनेशन है बट कोऑपरेशन नहीं है, तो भी हमारी क्लासेस प्रॉपरली नहीं लग पाएंगी। तो एक टाइम पे कोऑर्डिनेशन प्लस कोऑपरेशन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर बोथ एट द टाइम, and coordination is a deliberate function whereas cooperation create effortlessly। so अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हैं कि कोऑपरेशन क्रिएट एफर्टलेसली बट कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं स्कूल के टाइम टेबल का कि टीचर पढ़ाना चाहता है, suppose a teacher want to teach efficiently or he want to cooperate but there is a no timetable prepare in the school, अगर वहां पे coordination नहीं है, there is a lack of coordination, in this case classes cannot be conduct efficiently, thus both needed at a point of time, दोनों की ही requirement है। suppose इससे other example में आप बता सकते हैं कि time table तो prepare है, coordination है, but teacher does not want to teach efficiently, टीचर ही नहीं पढ़ाना चाहता, कोऑपरेट नहीं करना चाहता, तो दस वो दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है क्लासेस को प्रॉपरली लगाने के लिए। सो कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझ के एस्टेब्लिश किया गया फंक्शन है। जैसे हम टाइम टेबल खुद बनाएंगे, अपने आप नहीं बन जाएगा, बट टीचर के जो अंदर से आएगा कोऑपरेशन, वो क्या होता है, एफर्टलेसली क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इसकी फीचर्स को देखा कोऑर्डिनेशंस की, कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, जहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में क्या इंश्योर करता है, यूनिटी, सो दैट वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, नॉट ए वन शॉट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, यूनिवर्सल है, सभी एक्टिविटीज वेदर बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, सभी के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल पे काम करें, चाहे मिडिल लेवल पे, चाहे लोअर लेवल पे। नेक्स्ट हमने लास्ट देखा कि कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, ये जानबूझ के ही क्रिएट किया जाता है, अपने आप कभी भी क्रिएट नहीं होगा। Next our topic is the coordination is the essence of management, that is very important topic from the point of view of the board exam। आप लिख सकते हैं that is very important topic। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है that coordination is the essence of management, explain it, तो आपको coordination का मीनिंग लिखना है, एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप, फीचर्स के मीनिंग नेम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके जस्ट पॉइंट उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स कि ये सभी के सभी एक्टिविटीज के साथ हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, लाइक अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल की, हेनरी फ्यूल कहता है दैट कोऑर्डिनेशन इज द सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, की कोऑर्डिनेशन हमारा मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन है। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग हमारे जो फंक्शंस रहते हैं हमारे मैनेजमेंट के, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड द कंट्रोल, वहाँ पे डायरेक्टिंग नहीं आता। बट अगर हम बात करें मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, जो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट कुंटस एंड ओडोनिल, जिनका नाम क्या है, कुंटस एंड ओडोनिल, वो कहते हैं दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन, दैट इज नॉट ए
सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारा कोई भी मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखना है। कोऑर्डिनेशन अगर आपका टॉपिक आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि some management expert like the Henry Fayol says that it is not a separate function, that it is a separate function of management, but the modern expert like Kuntes and O'Donnell says that it is not a separate functions of management, but it is the integral part of the management। सभी एक्टिविटीज के साथ हमारा मैनेजमेंट की सभी एक्टिविटीज के साथ हमारा क्या रिक्वायर्ड होता है, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड दी कंट्रोलिंग। सो हम यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड दी कंट्रोलिंग। सभी के सभी एक्टिविटीज के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हम बात करते हैं प्लानिंग की। देखिए प्लानिंग का मीनिंग हमने प्लानिंग मीन्स होता है थिंकिंग बिफोर हैंड। हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 7 में इसी यूनिट के अंदर डिस्कस किया था प्लानिंग के बारे में, कि प्लान करना। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हम किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं मैनेज करने के लिए। जब हमने प्लानिंग की, प्लानिंग मीन्स दी थिंकिंग बिफोर हैंड, किसी चीज़ के बारे में पहले से सोच रहे हैं। ओब्वियसली सोचते वक्त हम क्या करेंगे कि सभी एक्टिविटीज़ के बीच में क्या हो, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन हो। जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तभी हम अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किया था कि यहाँ पे क्या डिफाइन किए जाते हैं, हमारे रोल्स डिफाइन किए जाते हैं सुपीरियर के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में। देखिए अगर मैंने बात की सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, मैंने कहा रोल डिसाइड किए जाते हैं। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के जब रोल डिसाइड किए जाएंगे तो इस तरह के रोल डिसाइड किए जाएंगे कि सभी के बीच में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश रहे। तो कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजिंग का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो from this point of view we can also say that coordination is the essence of management। next one coordination and the staffing। स्टाफिंग के अंदर हमने देखा एक्चुअली स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए मैं जब स्टाफ को अपॉइंट कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली मैं स्टाफ को अपॉइंट करते वक्त देखूंगी कहीं पे ओवर स्टाफिंग ना हो, कहीं पे अंडर स्टाफिंग ना हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जब अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग के अपॉइंट भी हमारी हेल्प करता है। सो कोऑर्डिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टाफिंग ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन एंड द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब किसी को डायरेक्ट करना, किसी को गाइड करना। ओबियसली मैं किसी को गाइड कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, तो भी इस तरह से गाइड करूंगी कि किसी को हार्म ना हो, किसी को हर्ट ना हो। सभी एक्टिविटीज के बीच में, सभी पर्सन के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करूंगी। सो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है डायरेक्टिंग एक्टिविटीज का भी इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट अगर लास्ट मैं बात करती हूँ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोलिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग जो मैंने कहा था सबसे हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहने वाला है। अब देखिए कंट्रोलिंग में हमने कहा था कि हमारे एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में क्या की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। जो हमने डिसाइड किया था कि ये हमारी क्या है, एक्चुअल, जो हमें एक्चुअल रिसीव हुआ, जो हमने सोचा था प्लानिंग के बीच में, हमने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए थे और यहाँ पे हमें एक्चुअल रिसीव हुआ, दोनों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। देखो दोनों के बीच में कंपैरिजन तो तभी होगी जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। सो कोऑर्डिनेशन हमारी सभी फंक्शन का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। सो इसलिए हम कह सकते हैं दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप इन शॉर्ट में लिख के आएंगे सबसे लास्ट के अंदर, सभी एक्टिविटीज को सभी के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद आप लिखेंगे सबसे लास्ट में conclusion, we can say that coordination is the essence of management। we can say that coordination is the essence of management, कि हमारा क्या है, ये एक मैनेजमेंट का एक एसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। बिल्कुल हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन हमें सभी लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडल लेवल हो, चाहे हमारा ऑपरेशनल लेवल हो जिसको फंक्शनल लेवल भी बोलते हैं और लोअर लेवल भी बोलते हैं, सभी हमारे लेवल पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें टॉप लेवल की, सो टॉप लेवल को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट। बिल्कुल मिडल लेवल और लोअर लेवल के साथ क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, टू इंश्योर दैट दी ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट, ताकि जो टॉप लेवल मैनेजर ने, हमारे सीईओ ने जो हमारी पॉलिसीज बनाई हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उनको क्या कर सके, इम्प्लीमेंट करा सके, उनको कैरिड आउट करा सके। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबऑर्डिनेट और लोअर लेवल को अपनी पॉलिसी बतानी होती है, उनको इंटरप्रेट करनी होती है और उनको कोऑर्डिनेट करके चला जाता है और अपने सबऑर्डिनेट के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लेवल की। ऑब्वियसली मिडल लेवल को टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है और लोअर लेवल के साथ भी। सो मिडल लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर। अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर की बात करें तो इसके अंदर कौन आएगा, हमारे लोअर लेवल मैनेजर, वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं। सबसे लोअर लेवल पे हमारे सुपरवाइजर वगैरह आ जाते हैं। तो मिडल लेवल को टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। लास्ट अगर हम बात करें ऑपरेशनल लेवल, फंक्शनल मैनेजर्स ऑपरेशनल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर्स। सुपरवाइजर को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, लोअर लेवल को वर्कर के साथ। उन्हें बताना होता है कि इस तरीके से काम करना है, उनको गाइड करना होता है, उनको सुपरवाइज करना होता है। सो दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर टू इंश्योर दैट द वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्लान, ताकि प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारा काम चलता रहे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आ सकता है 4 मार्क्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट होती है हमारी कोऑर्डिनेशन की, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, देखिए साइज की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमारे बिजनेस का साइज क्या होगा, हमारा बिजनेस स्मॉल साइज का भी हो सकता है और हमारा बिजनेस लार्ज साइज का भी हो सकता है। अगर हम बात करें स्मॉल साइज का हमारा बिजनेस, तो ऑब्वियसली हम लेस इंपॉर्टेंस देंगे कोऑर्डिनेशन को। बट जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारे जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंक्रीज होंगे, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होंगे। देखिए अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो हर एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, अपना डिफरेंट एटीट्यूड्स होगा, स्किल होगी, थिंकिंग पावर होगी, टॉलरेंस पावर होगी। कोई एम्प्लॉय का कैसा एटीट्यूड होगा, कोई एम्प्लॉय का कैसा एटीट्यूड होगा, तो सभी के बीच में हम क्या बना के चलेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन वहाँ पे अच्छा है, अगर सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करें, तो ओवरऑल हम अपने एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड पे ध्यान ना देके, एम्प्लॉयज़ की टॉलरेंस पावर पे ध्यान ना देके अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाते हैं। सो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत मैटर करता है, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा साइज ग्रो होता है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इट मीन्स अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम परचेज भी करते हैं, सेल्स एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी है, HR डिपार्टमेंट, मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में जब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, हमारे डिफरेंट फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में बात की कि सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला है 1000 यूनिट का। अब 1000 यूनिट के ऑर्डर्स को कैसे फुलफिल कर पाएगा, जब इसका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा ताकि इनकी ऐड कर पाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, परचेज डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, ताकि टाइम पे अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाए, उनको 1000 यूनिट को प्रोड्यूस भी कर पाए। सो कोऑर्डिनेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वन इज द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ वेरी अपने आप में ही क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सिंगल इस टॉपिक पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम पूरे काम को डिफरेंट टुकड़ों में बांट देते हैं। देखिए अगर मैंने कहा किया मेरे पास पूरा क्या है, काम है, पूरा होल वर्क है,
मैंने क्या किया, इस वर्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया, ए बी सी और डी। ये पार्ट अलग एम्प्लॉय करेगा, ये पार्ट अलग एम्प्लॉय, ये पार्ट अलग एम्प्लॉय, ये पार्ट वर्क का अलग एम्प्लॉय करेगा। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय को पता होगा बार बार उसे यही वर्क परफॉर्म करना, और इससे इस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन। अगर काम में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो जिस काम को वो पहले 1 घंटे में कर सकता था, अब उसी काम को क्या कर पाएगा, आधे घंटे में, हाफ टाइम में कर पाएगा। तो उससे हमारी जो कॉस्ट, जो लेबर है, कॉस्टिंग ऑफ लेबर, कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या आएगी, कम आएगी। इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है स्पेशलाइजेशन में? अब देखें, अगर मैंने बात की ये एम्प्लॉयज के अंदर स्पेशलाइजेशन हो गया, तो ये अपने ही काम से मैटर करेगा, दूसरे एम्प्लॉय के काम से मैटर नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर सभी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सभी डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ओनली देन वी कैन अचीव दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव कर पाएंगे जब कोऑर्डिनेशन अच्छा है सभी एम्प्लॉयज के बीच में, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में। लास्ट वन इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस प्रोसेस, कि सभी प्रोसेस के बीच में इंटरडिपेंडेंस, जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी सभी एक्टिविटीज़ के बीच में, सभी फंक्शनल डिपार्टमेंट के बीच में, उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो लर्नर्स, ये हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक्स था। यहाँ से 101% है कि आपका बोर्ड एग्जाम में चाहे इससे रिलेटेड केस स्टडी आ जाए, चाहे आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे आपको कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखना मिल जाए, तो आप ये टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करके जाएं। लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। लुक ड्रीम्स, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल one day.